उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में काफी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, गाहे बगाहे है, उनका संबंध कोविड से ही है। प्रधानमंत्री का हाल में दौरा हुआ है, जब नेता नगरी के इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग हुई है उससे एक दिन पहले पीएम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर भी हाँ और ना चल रही है, और जनसंख्या नीति को लेकर जो विवाद चल रहा है सो तो है ही। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमांशु जी हैं, जिनको आप नेता नगरी में देखते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप बीजेपी कवर करते हैं इंडिया टुडे बहुत के बहुत लिए, और धन्यवाद हमारे लिए भी वक्त निकालते हैं, शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला प्रश्न हमारा उसी कश्मकश को लेके था, जिसका नाम कांवड़ यात्रा है। दो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। बाकी राज्यों से भी कांवड़िए वहां पे पहुंचते हैं, लेकिन इन दो स्टेट्स के बीच में अब बात थोड़ी सी फंस रही है। उत्तराखंड ने मन पक्का करके ये फैसला ले लिया है कि अब वहां कांवड़ यात्रा इस साल भी स्थगित रहेगी, पिछले ही साल की तरह। उन्होंने उसमें कोरोना महामारी का कारण दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन फिलहाल ये फैसला नहीं ले पाया है। हम इसके पॉलिटिकल कंपल्शन समझना चाह रहे थे। जब महामारी की दो दो लहरें जा चुकी हैं, उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें आई हमने देखा, आपने भी उन्हें कवर किया। क्या विचार है सरकार, क्यों ये फैसला नहीं ले पा रही है कि एक धार्मिक आयोजन को फिलहाल के लिए रहने दिया जाए? देखिए, बिल्कुल इसके कई कंपल्शंस हैं। चुनाव में उत्तराखंड को भी जाना है और उत्तर प्रदेश को भी जाना है अगले साल। लेकिन आप देखिए कि कुंभ के बाद जो हालात दिखे और जिस तरीके के सवाल खड़े हुए कोविड की दूसरी लहर में, ऐसा लगा जैसे पूरा ठीकरा जो है कुंभ के ऊपर फोड़ दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से वहां लोग आए लाखों की संख्या में, और उसके बाद कोविड की लहर बढ़ी और उसको लेकर कई तरीके के सवाल खड़े किए गए। प्रधानमंत्री को अपील करने पड़ी थी कि अगर आपको लगता है कि कोविड नहीं जाना चाहिए कुंभ स्नान के लिए तो ना जाइए, और अपनी आस्था पर विश्वास करते हुए जहां है वहां स्नान। अब क्योंकि यूपी है और यूपी में आज भी कोर्ट के अंदर जो केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया है उसमें ये कहा है कि नहीं होनी चाहिए कोविड यात्रा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है हम इसका विकल्प तलाश लेंगे, कुछ और विकल्पों में विचार करके लाएंगे। इट मीन वो चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा जो है वो निकले। अब दो प्रदेशों की सरकार, एक पार्टी की सरकार और ऊपर से केंद्र सरकार भी उसी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं ये अंतर्द्वंद है। ये वोट के लिए माना जा सकता है कि जिस तरीके से आप कांवड़ यात्रा को निकालने के लिए अभी तक असमंजस में है, लेकिन बाकी अगर आप कांवड़ यात्रा निकालने देंगे तो बाकी पॉलिटिकल प्रोग्राम जो होंगे उसको कैसे रोकेंगे, आप कैसे बाकी चीजों पर जो है बैन लगाएंगे। तो ये जरूर देखना होगा यूपी सरकार को कि इसका मैसेज कहीं चुनाव से तो नहीं जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, कांवड़ यात्रा एक धार्मिक अनुष्ठान कह सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रम के तहत होती है, हर साल होती है। देश भर से लोग जो हैं हरिद्वार जाते हैं, लेकिन क्या इसके मतलब कुछ और हैं क्या? और क्या अगर उसके मतलब गलत जा रहे हैं, ये योगी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि हम इसके राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, कोविड ना हो और जिस तरीके के लिए कहा जा रहा है तीसरी लहर आ सकती है उसको रोकने के लिए हम प्रयासरत हैं। और अगर इस तरीके के प्रयासों में अगर कांवड़ यात्रा को बैन करना पड़ता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये संदेश उनकी तरफ से आ नहीं रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं, तमाम नेताओं से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और वो अनाउंस कर देते हैं। योगी जी अभी भी जो है असमंजस की स्थिति में है। वो असमंजस की स्थिति इसलिए है क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वहां वोटों का ध्रुवीकरण होता है, और ध्रुवीकरण किस तरीके का होगा ये हम सब जानते हैं, और उसको इसीलिए वो अभी तक असमंजस में है कांवड़ यात्रा को। हिमांशु जी, क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी भाजपा भी एड्रेस करना ही चाहते हैं और उसी के हिसाब से वो फैसले लेते भी हैं, वो बहुत ऑब्वियस है, वो जो उनकी पॉलिटिक्स है वो उसी तरह से करना चाहते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि अगर कुंभ और कांवड़ यात्रा को ले ले तो दोनों एक ही धर्म से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अलग अलग टेम्परामेंट के लोग उसमें जाते हैं, अलग अलग सेंसिबिलिटीज के लोग उसमें जाते हैं। जैसे कुंभ सियाना लोगों का, ठहरे लोगों का त्योहार है, कांवड़ यात्रा थोड़ा सा एक यंग क्राउड उसमें चला करता है, और फिर वो जिस तरह चलता है उसको लेके भी लोगों की अपनी ओपिनियन है। क्या कांवड़ यात्रा उतना ये कह लीजिए उतनी सिग्निफिकेंट चीज है जिस पे फैसला लेने या नहीं लेने को लेकर के योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो इतनी नर्वस हो जा रही है कि इसे करें ना करें, कैसे करें? देखिए, बिल्कुल, मतलब अगर कोई मैसेज वो देना चाहते भी हैं तो वो कितना लाउड होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो देंगे, अगर करवा ले जाते हैं? देखिए, बिल्कुल, जो
वो असमंजस की स्थिति दिखाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कांवड़ यात्रा निकले, तमाम प्रेशर्स के बावजूद, उत्तराखंड सरकार के बैन करने के बावजूद, या फिर केंद्र सरकार के आज के हलफनामे के बावजूद, वो ये संदेश जरूर देना चाहते हैं, मैं कांवड़ यात्रा का पक्षधर हूं, मैं चाहता हूं कांवड़ यात्रा निकले। मेरी सरकार वैसे ही फूल बरसा के हेलीकॉप्टर से स्वागत करेगी कांवड़ यात्रियों का, जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन अब क्योंकि उनकी ये कह सकते हैं कि हर तरीके से जो है उनके रास्ते को बंद किया जा रहा है, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो हरिद्वार से होगी। अब हरिद्वार में कांवड़िए कैसे जाएंगे, क्योंकि अगर वहां बैन होगा तो कैसे। लेकिन वो अभी भी संदेश ये देना चाहते हैं कि मैं कांवड़ यात्रा निकालना चाहता हूं, कांवड़ यात्रा निकालना चाहता हूं, किसी खास संप्रदाय के लोगों को संदेश देने का है। क्योंकि ये ध्रुवीकरण उत्तराखंड में नहीं है, जातिगत और धार्मिक जो ध्रुवीकरण है वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, वो ध्रुवीकरण यूपी में होता है। इसीलिए ये संदेश दिया जा रहा है। नहीं तो क्या योगी सरकार केंद्र सरकार की बात को नहीं मानेगी? क्या पार्टी का एक मुख्यमंत्री दूसरी बात कहेगा, दूसरा मुख्यमंत्री दूसरी बात कहेगा? ये नहीं होता है, ये संदेश देने की बात। और योगी सरकार ये संदेश देना चाहती है कि हम कांवड़ यात्रा के पक्षधर हैं, हम चाहते हैं कांवड़ यात्रा निकले। क्या योगी उसी मतलब रास्ते का विचार उनके दिमाग में हो सकता है, उनके प्रशासन के दिमाग में, कि हम इसे अपने हाल पे रहने दें, अगर ये कोर्ट से बना हो जाता है तो उसको वहां से होने दो, जो इंतजार उत्तराखंड में भी किया गया काफी देर तक के। देखिए, मैंने वही कहा ना कि वो कोर्ट में भी ये कह रहे हैं कि हम वैकल्पिक रास्ता लेके आएंगे, कोई विचार कर रहे हैं विकल्प का, तो वो इसीलिए कि कोर्ट मना कर दे। हम अपनी तरफ से मना नहीं करने वाले, हम ये संदेश देना चाहते हैं, हम ये यात्रा निकालने के पक्षधर हैं। इस यात्रा को उसी तरीके से निकालना चाहते हैं जैसे पिछले कोरोना के कुछ वर्षों पहले निकाला करते थे। हम सब कुछ वही चाहते हैं, वो संदेश यही देना चाहते हैं। कोर्ट से चाहते हैं कि कोर्ट बैन कर दे, इसका फैसला कोर्ट दे, इस पे फैसला जो है कोर्ट दे, हम नहीं लेंगे। क्योंकि उनको संदेश देना है, संदेश बड़े क्लियर वे में देना भी चाह रहे हैं, खुलकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मतलब साफ है कि वो कांवड़ यात्रा के पक्षधर हैं। क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि एक ही पार्टी के दो मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग राज्यों के हैं, और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो एक अलग बात कहते हैं, दूसरा अलग कहता है। उत्तराखंड की पॉपुलेशन तो वैसी नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश की है, तो कोविड का खतरा ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि उत्तराखंड में तो लोग कम डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश से आपको बलिया लेके जाना है तो आपको लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस कवर करना है, तब कोविड नहीं फैलेगा। ये संदेश है, ये राजनीतिक इसको हम देखें, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये साफ साफ ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा स्टंट। और अच्छी खासी ऑकवर्डनेस भी है। पिछले दिनों खबर आई कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम धामी को फोन भी किया है कि आप कोई रास्ता निकालिए जो आपने बैन किया है, हमारे यहाँ से एक लिमिटेड एंट्री हो जाए शायद। आज भी इंडियन एक्सप्रेस देख रहा था, उसमें पुलिस का बयान बहुत बचा बचा के लिखा है। पुलिस ने कहा कि हम रिस्पेक्टफुली उन्हें डिटेन करेंगे, हो सकता है क्वारंटीन करें, वापस डिपोर्ट कर देंगे, बॉर्डर पे छोड़ देंगे। तो वहां जाकर के बात फंस जा रही है। कोविड से ही जुड़े दूसरे डेवलपमेंट को लेकर के हम बात करना चाहते हैं आपसे हिमांशु जी। कल पीएम वाराणसी में थे, उनकी अगवानी की योगी आदित्यनाथ ने, उनका पूरा प्रशासन वहां पे था, गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी वहां पे थी, और बात की विकास योजनाओं के उद्घाटन की। लेकिन जो हेडलाइन जिस चीज ने बनाई वो बनी उससे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो बड़े खुश हैं जिस तरह से यूपी ने कोविड की दूसरी लहर का सामना किया है, और उदाहरण मिसाल की तरह उन्होंने बताया उसे। हम ये समझना चाहते हैं कि ये दूसरी बार हो रहा है कि कोई बहुत सीनियर लीडर बीजेपी से, पार्टी से भी और सरकार से भी योगी की तारीफ कर रहा है। कोरोना महामारी के दौरान काम को लेकर के राजनाथ सिंह कर चुके हैं, अब पीएम ने कहा है। क्या इसे इस तरह से लेना ठीक होगा कि वो जो असहजता थी कोविड महामारी के दौरान, गैर मौजूदगी कहिए या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस की कमी की एक शिकायत आई, उस चीज को अब बीजेपी शेड कर रही है? देखिए, इसको मैं आपसे कहूंगा दो परिप्रेक्ष्य में देखिए। कोविड की लहर आई तब बीजेपी चाहती थी कि उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव हो जाए संगठन में और सरकार में, चेहरा योगी ही रहे। लेकिन सवाल ये था कि अगर चेहरा है और बदलाव हुए नहीं, अब आपने कहा वाराणसी में जिस तरीके के परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने इनोग्रेशन करते हुए कहा और योगी की तारीफ की कि योगी ने दूसरी वेव में जिस तरीके से मैनेज किया,
वो बहुत ही काबिले तारीफ है। एक प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के वो कैसे जो है ये कहें कि मैं इनके काम से खुश नहीं हूं, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म से तो नहीं हो सकता। करेक्ट। ये बंद कमरे में जरूर हो सकता है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म से कोई भी नहीं करेगा राजनीति, क्योंकि पार्टी का मामला है। और वो तब जब प्रधानमंत्री सर्वोपरि नेता हैं, इस बीजेपी के सबसे बड़े नेता है आज। ये कैसे कह सकते हैं कि मैं इनके काम से असहमत हूं, खुश नहीं हूं तो फिर मुख्यमंत्री क्यों है, वो पार्टी बदल क्यों नहीं देती है? तो ये एक सहज प्रक्रिया है। जब आप किसी कार्यक्रम में जाएंगे, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म के कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम है, तो वहां जाकर आपको अपने उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ ही करनी होगी। और जिसमें आपका मुख्यमंत्री हो आपकी पार्टी के, तो और ज्यादा तारीफ बनती है। आप भले ही कई काम से खुश ना हो, लेकिन तारीफ तो आपको करने पड़ेगी। अगर नहीं करिएगा तो सवाल उठेंगे ना कि आप गए थे, आपने कहा नहीं। आप देखिए रघुवर दास की भी तारीफ हुई थी काम की, जब झारखंड चुनाव से पहले उनकी भी काम की तारीफ होती रही है। मनोहर लाल खट्टर के भी काम की तारीफ हुई है, देवेंद्र फडणवीस के भी काम की तारीफ हुई है। ये प्रधानमंत्री की एक कार्यशैली है। अगर वो जिस प्रदेश में गए हैं वहां के कामकाज को लेकर तारीफ करेंगे। वाराणसी में जिस तरीके के काम हुए, सच में वो एक बड़ा बदलाव है। जिस तरीके से पिछले 6 सालों में वाराणसी के अंदर बहुत कुछ बदला है, तो वो काबिले तारीफ काम है। उसमें राज्य सरकार का भी हाथ है और केंद्र सरकार का भी हाथ है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर पब्लिक मंच पे हैं तो उस सरकार की आप उसके मुखिया की बुराई कैसे करिएगा? ये बंद कमरे में हो सकती है कि आपका ये काम ठीक नहीं था, इसमें ये है, ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाके, पब्लिक रैलीज में, सरकारी कार्यक्रम में आप जाके कभी भी इस तरीके का क्रिटिसाइज नहीं करते। दरअसल मैं इसके उस एंगल पर आपसे थोड़ी सी क्लैरिटी चाह रहा था सर, जिसमें नेता नगरी में आपकी के मार्फत हमने भी जाना कि जो बंद कमरों की बैठकें हुई थी उनके अंदर किस तरह की चर्चा हुई कोविड के संदर्भ में। जब दिल्ली से लगातार डेलीगेशंस विजिट कर रहे थे, बीजेपी के भी, संघ के भी, और वो वहां कैंप करके लोगों से मिल रहे थे, और जो विधायकों का फीडबैक था जिसके बारे में आप पहले से विस्तार से बता चुके हैं, तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि कोविड के टाइम पे मैनेजमेंट कहिए, मिसमैनेजमेंट कहिए, उसको लेकर के पार्टी के अंदर भी एक राय है या एक तरह का रिकग्निशन है कि कुछ हुआ है, कुछ गलत हुआ है। मैं ये समझना चाह रहा था कि राजनाथ सिंह के बाद अगर पीएम एक ओपन प्लेटफॉर्म पे मुक्त कंठ से कहते हैं, एक वजह आपने बता दी, क्या ये उस प्रयास के तौर पे भी लिया जाएगा कि ये जो असहजता थी कोविड को लेकर के जो भी हुआ अप्रैल और मई में, उसको पीछे छोड़ा जाए और पुरानी तरह से जो बीजेपी का नॉर्मल तरीका है अग्रेसिवली अपनी योजनाओं का, अपनी नीतियों का प्रचार करना, और उस लाइन पर अब बीजेपी चल गई है आने वाले इलेक्शन को देखते हुए? क्या कोविड हो गया, वो बीत गया? देखिए, कोविड तो बीत गया है। अगर आप तीसरी लहर आती है और इस तीसरी लहर के बाद चुनाव होगा और उसमें एक दूसरी लहर की तरह मैनेजमेंट हुआ और देरी हो गई मैनेजमेंट में, ठीक से मैनेज करने में, तो उसका नुकसान हो सकता है। ये बात पार्टी भी जानती है, योगी भी जानते हैं, संगठन में तमाम नेता, सांसद, विधायक सब जानते हैं। अब कोविड हो चुका है, उसको आप रफू कैसे करेंगे? ये रफू हो रहा है कि चादर थोड़ी फटी है तो रफू कर देते हैं। यहां कई चादर थोड़ी सी बहुत ज्यादा फट गई है। अब कोशिश रफू करने की है, कितनी कर पाएंगे वो देखने वाली बात है। और मैंने फिर कहा कि प्रधानमंत्री जाके कभी आलोचना नहीं कर सकते। तो ये रफू करने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप देखिए ना कि केशव प्रसाद मौर्य के घर पे पिछले 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ नहीं गए। क्यों गए? उनके साथ दत्तात्रेय होसबोले क्यों गए? योगी जी अकेले चले जाते। फिर किशन गोपाल क्यों थे? क्षेत्रीय प्रचारक क्यों गए? एक साथ क्यों गए? क्योंकि मनमुटाव है, मनमुटाव दूर करने होंगे। ये मतभेद मनभेद में ना तब्दील हो जाए, ये उसको रोकने की कोशिश थी और ये कोशिशें तमाम की जा रही हैं। अगर ये मतभेद मनभेद में बदल गए तो इसका नुकसान होगा। सांसद हो, विधायक हो, उनकी नाराजगियां हैं। आप देखिए ना कि कार्य समिति को एड्रेस करने के लिए जेपी नड्डा कर रहे हैं। भले ही उन्होंने बहुत से प्रदेशों में की है, उन्होंने हिमाचल में भी की है, आसाम की भी की है, बंगाल का भी किया है, कई स्टेट्स में कर चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं। और लगातार प्रवास जारी हैं लोगों के।
और अब मुझे तो ये भी सुनने में आया है कि जल्द ही कैबिनेट रिसफल होगा, जिसमें जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जाएगा, नरेश अग्रवाल को बनाया जा सकता है, और भी लोग हैं जो नाराज हैं, जिनको लाया गया है पार्टी में, वो सब। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन एक चीज जरूर है, अभी इस चीज का फैसला पार्टी ने नहीं लिया है कि वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे या फिर सामूहिक यानी कि ज्वाइंट लीडरशिप के अंदर चुनाव में जाएंगे। मैं पार्टी को पूछने ये ही वाला जरूर था सर देखना आपसे होगा कि कहीं ये इलेक्शन कैसा होगा, जैसे हम बाकी जगह देखते हैं बीजेपी का, या असम की तरह होगा कि सर्बानंद सोनोवाल सीएम है लेकिन कुछ और भी हो सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को ये जरूर आश्वासन हो, क्योंकि वो बड़े डायनेमिक लीडर हैं। मैंने उनको 2016 से 17 के विधानसभा चुनाव में काम करते हुए देखा, किस तरीके के वो भाषण दिया करते थे, किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लिया करते थे। बहुत अग्रेसिव लीडर है, और ओबीसी से आते हैं, नॉन यादव ओबीसी में बहुत बड़ा चंक है मौर्य समाज का, उससे निकल कर आए और एक तरीके से पहले विधायक थे 2012 में, फिर 14 में लोकसभा लड़े, और फिर जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उसके बाद आप देखिए कि ट्रिमेंडस चेंज आया संगठन के स्तर पे भी और लीडरशिप पे भी। लेकिन उनको वो जगह नहीं मिली। 4.5 साल तक वो अपनी शिकायतें पार्टी नेतृत्व के सामने करते रहे, कोई नहीं सुन रहा था। अंत में उन्होंने एक बयान दिया, ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि नेतृत्व में योगी जी के जाना है या ज्वाइंट लीडरशिप में जाना है। उसके बाद पार्टी को यह एहसास होता है फीडबैक के बाद कि कहीं ना कहीं ये मनभेद जो है मतभेद बदलेंगे, और इसीलिए तमाम नेता केशव प्रसाद मौर्य के घर चले गए था। मेरा सवाल है कि दत्तात्रेय होसबोले को क्यों जाना पड़ेगा? वो संघ में नंबर 2 की भूमिका में है। किशन गोपाल जी हैं, वो बीजेपी और संघ के बीच में समन्वय का काम देखते थे, वो क्यों जाएंगे? क्षेत्रीय प्रचारक क्यों जाएंगे? क्यों नहीं शादी में गए? क्यों नहीं उस शादी के 1 महीने बाद तक वेट किया? ये कोई इसके जवाब देने होंगे। और ये सब हम लोग जानते हैं कि अंदर खाने बोलचाल तक नहीं थी। कल आप देखिए कार्य समिति की बैठक से पहले पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक होती है, उसमें दिनेश शर्मा दिखेंगे आपको, स्वतंत्र देव नजर आएंगे, सुनील बंसल नजर आएंगे, राधा मोहन सिंह नजर आएंगे, लेकिन नजर नहीं आएंगे तो केशव प्रसाद मौर्य नहीं नजर आएंगे। आप उस डाइस का फोटो देख लीजिए जी, उसके विजुअल देखिए। केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं? किसी अर्जेंट काम में थे? नहीं, कहीं तो होंगे। इतनी बड़ी बैठक हो पार्टी की, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी हो, जिसमें मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, प्रदेश के अध्यक्ष हो, संगठन मंत्री हो, प्रदेश के प्रभारी होंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री एक नहीं है। कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। हिमांशु जी, क्योंकि आपने छेड़ दिया जिक्र, क्या, और आप कह भी रहे हैं कि आपकी जानकारी है कि हो सकता है कि कैबिनेट रिशफल हो, संगठन में भी ऑब्वियसली अब चुनाव आ रहे हैं तो कुछ परिवर्तन होंगे। क्या केशव प्रसाद मौर्य जो आप बता रहे हैं कि वो थोड़ी शायद नाराजगी है उनके दिमाग में, उनको अकोमोडेट करने के लिए क्या कुछ और किया जाएगा? क्योंकि डिप्टी सीएम तो वो हैं अभी, लेकिन डिप्टी सीएम वो पद अपने आप में वो कोई बहुत, मतलब वो एक तरह का इन्वेंशन है। देखिए, मुझे मतलब अब इसके बहुत कम संभावनाएं नजर आती कि अब उनको एकोमोडेट किया जाएगा, क्योंकि वो जिस पद पर हैं वो सरकार में नंबर 2 का पद है। संगठन में आप अभी बदलाव नहीं करने जा रहे, ये स्वतंत्र देव सिंह को हटाया नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब जो स्थिति है जैसी है वैसी चलेगी। छोटे मोटे बदलाव होते रहेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ टीम के अंदर कमी थी, संगठन जो वहां की है उसको भर दिया गया है। कुछ पद खाली थे सरकारी बोर्ड चेयरमैन के, उनको भरा गया है। लेकिन ओवरऑल अब जो इसी तरीके की चीजें आपको फिलर्स होते हुए नजर आएंगे, लेकिन बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को अगर मनाने की कोशिश की गई है तो कहीं ना कहीं उनको कहा गया होगा कि चुनाव बाद आपको भी देखेंगे, ये जरूर होगा। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया था कि पार्टी नेतृत्व तय करेगा किसके नेतृत्व में चुनाव में जाना है या सामूहिक नेतृत्व में जाना है। ये उसके बाद क्यों गए? उससे पहले क्यों नहीं सारे लोग गए उनके घर? सवाल वहां है। और जिस तरीके से विधायकों की, सांसदों की नाराजगी है, वो नाराजगी कोई छोटी नाराजगी नहीं है, वो नाराजगी बहुत बड़ी नाराजगी है। और ये बात योगी जी को भी समझ आ रही है। नहीं तो योगी आदित्यनाथ बहुत हट्टी नेता है,
मैं कई बार कह चुका हूं उनके बारे में जी। कि वो बहुत जल्दी चीजों को स्वीकार नहीं करते और जिस राह को पकड़ लेते हैं उसी राह पे चलते हैं। लेकिन उनको समझाया गया है कि भाई अगर केशव प्रसाद मौर्य नाराज हो गए तो नॉन ओबीसी का एक बहुत बड़ा, नॉन यादव ओबीसी का एक बहुत बड़ा चंक नाराज हो जाएगा, उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। और जो कैबिनेट विस्तार की बात मैंने आपको कही, उसमें संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के हैं, उनको एमएलसी बनाकर सरकार में शामिल किया जा सकता है। इस तरीके की जानकारी है क्योंकि उनके बेटे प्रवीण निषाद को यहाँ केंद्र में नहीं एडजस्ट किया गया, तो संजय निषाद को जरूर यूपी के अंदर एडजस्ट करा जाएगा। और क्योंकि निषाद है और एक उनकी मांग भी है कि हमारे पार्टी के एक व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करके चुनाव में जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। लगभग 125 सीटों पे उनका प्रभुत्व है, उनकी पार्टी का जनाधार है, उनकी जाति का वोट है, ये बात वो पब्लिकली कह चुके हैं। तो इसलिए उनको एडजस्ट जरूर किया जाएगा, क्योंकि ये इस तरीके के बयान तब दिए जाते हैं जब उनको लगता है कि उनको बहुत सी चीजें मिलने वाली हैं और अगर नहीं मिली तो उसके लिए वो पहले से एक हवा बनाने की कोशिश करते हैं। और यूपी में कहते हैं कि भोकाल बनाना, तो वो भोकाल की राजनीति करने की कोशिश है। ठीक है। और जैसे आपने निषाद पार्टी का आपने जिक्र कर भी दिया, और जो हाइपर लोकल अलायंसेस हैं यूपी में, अपना दल हो गया और बाकी जो पार्टी बहुत लोकल लेवल पे जाकर के साथ में जाती है, इलेक्शंस के पहले, इलेक्शंस के दौरान वो गवर्नमेंट भी चलाते हैं उनके साथ में, क्या उनके अकोमोडेशन को लेके भी कुछ है, या फिर बीजेपी इस बार जो पिछली बार का था कि बीजेपी प्लस फिर वो डॉट डॉट करके छोटी छोटी पार्टियां आ सकती, लेकिन ये एक बीजेपी कैंपेन? देखिए, बीजेपी की कोशिश जरूर होगी कि कुछ छोटे दल आए जिनके पॉकेट्स के अंदर बड़ी पकड़ है, बड़े मजबूत है, उनके वोट बैंक है, वो जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन ये कोशिश कितनी संभव होगी, क्योंकि बाकी दलों ने बीजेपी की स्ट्रेटेजी को अपना लिया। आप देखिए, समाजवादी पार्टी को महान दल के साथ है जी, वो राजभर को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजभर नहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ राजभर, ओबीसी और कई छोटे छोटे दलों को वो साधने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव शिवपाल यादव के साथ भी अलायंस करने की बात कर रहे हैं कि हाँ, उनके साथ भी हम सीटों का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये बीजेपी ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है जिसको अब विपक्षी दलों ने वहां पे करना शुरू किया है। आज मैंने सुना है कि कांग्रेस भी वहां पे छोटे छोटे दलों को तलाश रही है जो उनके साथ आ सकते हैं। अब बीजेपी के साथ कौन है, ये बीजेपी के लिए एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राजभर ने को जिस तरीके से मंत्री बनाकर उनको हटाया गया, उनकी मांग को नहीं माना गया, और वो पूरे समय 2019 से अभी तक, क्योंकि जब चुनाव बाद उनको मंत्री पद से हटाया गया, वो बीजेपी के अगेंस्ट राजनीति कर रहे हैं, उनके बयान बीजेपी के खिलाफ है। जब ये भी खबर आई कि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है वो सुहेलदेव पार्टी, वो बीजेपी के साथ आ सकती है, उनके बातचीत चल रही है, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, राजनीति खत्म हो जाएगी, ये बयान उन्होंने दे दिया है। अगर इसके बाद भी अगर कोई संभावना है तो कह नहीं सकते, लेकिन बीजेपी की कोशिश पूरी है कि किसी तरीके से जो है छोटे छोटे अलायंस करके, जैसा वो पहले भी करते रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, 2019 से पहले उन्होंने निषाद पार्टी के साथ अलायंस किया, जो समाजवादी पार्टी के साथ थे, अनुप्रिया पटेल के साथ उनका अलायंस था। 2017 के अंदर उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को भी साधा था। 2009 में उन्होंने आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ये सारी चीजें चलती रहती हैं, टाइम टू टाइम मुझे लगता है एक्सप्लोर होती जाएंगी, और चुनाव आते आते सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कौन दल किसके साथ है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी बीजेपी को छोटे दलों को साधने में थोड़ी मुश्किल जरूर हो रही है। ठीक है। एक और आखिरी जो डेवलपमेंट यूपी में ही हुआ है अभी हाल ही में, पिछले एक हफ्ते में, जिसकी चर्चा यूपी के साथ साथ पूरे देश में होने लगी है। पहले हिमंता बिस्वा शर्मा एक मुख्यमंत्री थे जो चर्चा में थे जनसंख्या नीति को लेकर या जनसंख्या को लेकर, जिनके दिमाग में अलग अलग विचार थे, शिकायतें थी। अब यूपी वो लाइमलाइट को पूरा लूट के ले गया है। जब एक ड्राफ्ट बिल की बात हो रही है जो लॉ कमीशन के मार्फत सामने आया है, लॉ कमीशन की जो सेक्रेटरी हैं सपना त्रिपाठी, वो कह रही है कि गवर्नमेंट ने नहीं कहा था, ये तो हमने अपने हिसाब से ही बना दिया है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि सरकार के आशीर्वाद के बिना इतनी ज्यादा चर्चा जनरेट करने वाला ड्राफ्ट भी कोई संस्था नहीं बना सकती है। हम ये समझना चाहते हैं कि इसके अलग अलग पहलू हैं, डेमोग्राफी है, सोसाइटी है, अलग अलग चीजें हैं। मैं इसकी पॉलिटिक्स समझना चाहता हूँ। एक तो जो बहुत ऑब्वियस, जो आप कांवड़ यात्रा के चर्चा के दौरान कह ही रहते हैं कि वो एक जो 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 सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो वही है।
क्या इसके अलावा और कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन सरकार के दिमाग में रहा जब उन्होंने इस बात को छेड़ा चुनाव से पहले? क्योंकि इस तरह के जो ज्यादा कंट्रोवर्सी जनरेट करने वाले डिसीजंस होते हैं वो अमूमन आप अगर करना चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो आप अपने टेन्योर में पहले ले लेते हो, ताकि फिर बाद में आप उस बैड ब्लड को पीछे छोड़ के फिर से आप विकास का वादा या दावा लेकर जो हेमंता विश्व शर्मा ने किया। जी जी जी, मैं वही कह रहा हूँ। शुरुआत हेमंता विश्व शर्मा ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो कानून बनाने की शुरुआत है वो हेमंता विश्व शर्मा ने। ये उनका कह सकते हैं उनकी सरकार का हनीमून पीरियड है, उसी में उन्होंने ये फैसला भी ले लिया और तमाम फैसले ले लिए, जनसंख्या नियंत्रण हो, अन्य हो, बहुत सी चीजों पे वो कैटल स्लॉटर हाउसेस को उन्होंने बैन करने का जो एक ड्राफ्ट तैयार किया है, वो तमाम इस तरीके के फैसले ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्यों योगी सरकार बनाने पे आ गई? क्योंकि हेमंता विश्व शर्मा ने किया। और मैं फिर यही कहूंगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल सही है, जरूरी है इस देश के लिए, क्योंकि रिसोर्सेस जो है बहुत लिमिटेड है, इसके लिए कोई दो राय नहीं। लेकिन बीजेपी के एक अलायंस पार्टनर है जेडीयू, उनके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो सबसे बड़े हैं, क्योंकि अब तो अलायंस पार्टनर बहुत कम रह गए बीजेपी के। उसको एक या दो उंगली पे गिनले तो बहुत, क्योंकि शिवसेना चली गई है, अकाली दल चला गया है, स्टेट्स में कहीं है तो बहुत बड़े नहीं है, लेकिन है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले के प्राचीर से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपील की थी। पिछले एक साल में क्यों नहीं इस तरीके के फैसले लिए गए? सवाल ये है। सवाल का जवाब यह है कि अब चुनाव आने वाला है, इसीलिए ये बिल लाके आप जो है ये कोशिशें करते दिखना चाहते हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण पर काबू पाना चाहते हैं और अपने खास वोट बैंक को आप संदेश देना चाहते हैं। अब योगी जी तो लाए हैं, लेकिन क्या योगी जी ये कहेंगे कि मेरी कैबिनेट में जिनके 2 बच्चे हैं या उनसे 2 से ज्यादा जिनके बच्चे हैं मैं उनको कैबिनेट से हटा दूंगा, या बीजेपी ये बिल ड्राफ्ट करेगी वहां पे यूपी के अंदर जिनके 2 बच्चे हैं उनको टिकट मिलेगी, 2 से ज्यादा जिनके बच्चे उनको टिकट नहीं मिलेगी? ये होगा क्या? नहीं होगा। ये संदेश देना है और वो संदेश देना चाहते हैं आप। अच्छा है, मैं भी कहता हूं कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत अगर कोई चीज साफ करनी है तो पहले अपने घर से शुरुआत कीजिए, वो नहीं होगा। एक और, अब जब से वो ड्राफ्ट की चर्चा बाहर आई है उसके बाद ये हुआ है कि तमाम बीजेपी नेताओं ने उसी आशय के बयान दिए कि ये एक बहुत जरूरी बिल है। यूपी के नेताओं ने तो दिए ही दिए। मैं समझना चाहता हूँ कि विद इन पार्टी जो उत्तर प्रदेश भाजपा है और विद इन यूपी गवर्नमेंट जो वही लोग सरकार चला भी रहे हैं, उनके अंदर वो किस तरह की बातचीत, मतलब ये आइडिया था किसका, इसकी टाइमिंग और इस आइडिया के जनक के बारे में हम कुछ जानते हैं क्या? नहीं देखिए, मैं फिर कहूंगा क्योंकि बहुत करने वाला आइडिया भी नहीं है। हाँ जी, आप कुछ बोलिए। नहीं आप कुछ कह रहे हैं। नहीं आप बताइए। नहीं आप कह रहे थे जनक के बारे में जानते हैं, कौन इस आइडिया का है? जी पूछ रहा हूँ। नहीं आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं सुन नहीं पाया। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त के अपने पिछले भाषण के अंदर ये बात कह चुके हैं और ये आइडिया उन्हीं का है और ये सही है, होना भी चाहिए, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अगर आपको देश का विकास चाहिए तो आपको इस तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन सवाल वो है कि 1 साल से यूपी सरकार क्यों सो रही थी? जिस तरीके से हेमंता विश्व शर्मा ने कदम उठाया उस तरीके से वो भी उठा लेते प्रधानमंत्री के भाषण के हफ्ते बाद, महीने बाद, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप उठा रहे हैं लगभग 10 महीने, 11 महीने बाद, तो ये कैसे होगा? सवाल ये है। और बीजेपी का ये एजेंडा नहीं है, ये वो हमेशा इस चीज के पक्षधर रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ये आना चाहिए,
धारा 370 ये उनके एजेंडे में रही है। जनसंख्या नियंत्रण का विरोध कांग्रेस भी नहीं कर सकती, उन्होंने तो लागू करने की कोशिश की है, तो विरोध नहीं हो। लेकिन स्टेट्स के जरिए ये बीजेपी का एक अच्छा कदम कह सकते हैं कि स्टेट्स में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां इसकी शुरुआत करा के वो एक अच्छी पहल करने की कोशिश जरूर है। लेकिन सवाल फिर वही होता है, देर क्यों? प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद तो कर देना चाहिए था आपको। ये चुनाव को देखकर यूपी कर। सर अगर ये मान ले इस चीज को कि ये चुनाव को देख करके, और मतलब वो बिल्कुल हिंट तो उसी तरफ है ही कि इलेक्शंस को लेकर के फैसला, इसका कितना पॉलिटिकल रेजोनेंस रेलेवेंस रह सकता है? मतलब ये ठीक है, वो ऐलान ही है, वो कर सकते हैं, कितनी जनता इससे कितना कनेक्ट करती है? क्या जनता को लगता है कि बहुत बड़ी समस्या है? मतलब वो एक पक्ष उसका वो है जिसको जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अब वो लोगों के दिमाग में तो वही भरा है कि मुझे वायरा मुस्लिम मेल जिसके 10 बच्चे होते हैं उसको कंट्रोल कर लेंगे। इससे इधर क्या कोई और बहुत? हाँ, ये शहरों में मेरा मानना है, शहरों में तो हम लोग अब जिस तरीके से देखते हैं कि परिवारों में एक या दो बच्चे, बहुत कहीं रेयर टू रेयर होगा कि 2 या उनसे ज्यादा बच्चों का कॉन्सेप्ट अब लेके पब्लिक चलती, बहुत अवेयर है आज की जनता। ये शहरों के अलावा रूरल बेल्ट के अंदर तहसील में, डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच गया है। आप देखिए, कहीं चले जाइए इस तरीके की घटनाएं आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। 100 में से 1-2 होंगे, 5 होंगे, बाकी जगह इस चीज को लेके बहुत लोग सतर्क भी हो गए हैं, चाहे वो एजुकेटेड है या नहीं है। ये लोगों के मन में धारणा भी आ गई है कि बच्चों को सही से लालन पालन, एजुकेशन हो, ये सबके मन में आ गया है। इसीलिए आप देखिए कि इस तरीके के केसेस आपको, मुझे नहीं लगता कि शहरों में देखने को मिलेंगे, बहुत कम हुआ है। लेकिन इसका पॉलिटिकल रेलेवेंस है, संदेश देने की कोशिश है, और हो सकता है बीजेपी कामयाब हो जाए। जैसे ट्रिपल तलाक का संदेश बीजेपी ने यूपी चुनाव में देने की कोशिश की थी, और उसको लेके जो है पहले वो ऑर्डिनेंस भी पास किया था। तो ये कोशिश कर रहे हैं, कोशिश होती है, लेकिन उसका एक पॉलिटिकली संदेश जाएगा। अब उसका कितना फायदा मिलता है नहीं मिलता है आज के दौर में, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी यूपी के अंदर जो है वो पॉलिटिकली संदेश की कोशिश ज्यादा है। इम्प्लीमेंट तो जब होगा तब होगा, उस ड्राफ्ट में क्या क्या आता है उसको आप, क्योंकि आप उसके लिए कितना टाइम देंगे फ्यूचर में, परिस्थितियों को समझते हुए कि अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाएं लोगों के लिए, इतने महीने बाद हम इसको लागू करेंगे, क्योंकि कुछ अभी महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी, उसको लेकर ध्यान में रखते हुए सारी चीजें देखने के बाद ही, क्योंकि ये फैसला होगा। लेकिन अगर ला रहे हैं तो अभी उसको लाने का पॉलिटिकली मैसेज ज्यादा है, क्योंकि लागू तो उसको बहुत बाद में किया जाएगा, चुनाव बाद ही होगा ये, क्योंकि जिस तरीके के सर्कमस्टांसेस बनेंगे उस बिल के बाद, वो जो मैंने आसाम का पढ़ा है बिल को लेकर, उसमें यह है कि 18 महीने का समय दिया जाएगा, पहले कैंपेन चलाया जाएगा, फिर लोगों को अवेयर किया जाएगा, और टाइम पीरियड देने के बाद इसको लागू किया जाएगा। तो यूपी में भी अगर इस तरीके का ड्राफ्ट होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, वो चुनाव बाद ही लागू हो पाएगा। लेकिन आज आप करके एक संदेश देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, और वो संदेश होगा, नेचुरल है, उसका चुनाव से फायदा भी होगा लेने की कोशिश तो है ही है। जैसे मैंने बताया आपको, ट्रिपल तलाक का एक बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को 2019-17 के विधानसभा चुनाव में मिला था। एक अंतिम प्रश्न, और चूंकि आप बीजेपी की बीट से हैं तो आप ही के पास इसका जवाब होने की ज्यादा संभावना भी है। सर, आप जैसे आपने कहा कि अब ये स्टेट्स के रास्ते अब धीरे धीरे उस तरफ जाने की कोशिश है, अगर असम और यूपी को अगर एक पैटर्न माने, क्या नेशनल लेवल पे लीडरशिप को लगता है कि इस तरह के किसी कानून की जरूरत है? क्या नेशनल लेवल पे किसी तरह के कानून की बात विद इन बीजेपी हुई है या हो सकती है? क्योंकि केंद्र में तो भाजपा के पास अभी टाइम है। देखिए, केंद्र में बीजेपी के पास टाइम है, और मैंने आपको कहा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लाई जा सकती, जो बीजेपी और संघ के एजेंडे में है, लेकिन वो केंद्र में कानून बना के नहीं लाया जा सकता। उसके एग्जाम्पल है, आप गो हत्या को लेकर केंद्र कानून नहीं बना सकता, वो स्टेट्स में है। लव जिहाद को लेकर स्टेट्स ने कानून बना दिए, केंद्र नहीं बना सकता।
तो ये एक तरीके की एक्सरसाइज है, अच्छी वो अपने एजेंडे की एक्सरसाइज कर रहे हैं। और केंद्र में क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन है देश का, और कई जगह पे वो चीज अच्छी है और बुरी है, इसीलिए जहां उनकी सरकारें हैं बीजेपी की, वहां ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। आप देखिए लव जिहाद को लेकर कानून बने हैं, आप देखिए कि गो हत्या को लेकर कानून बनाए जा रहे हैं, अब जो है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हो रहा है, चाहे वो यूपी में है, असम उसके लिए ने पहले पहल की है, मध्य प्रदेश में ये आवाज उठने लगी है। तो ये तमाम तरीके की चीजें होती रहती हैं। तो ये होगा एजेंडा अपना किस ढंग से लागू करना है, केंद्र के द्वारा अगर हो सकता है तो केंद्र के द्वारा होगा, जैसे सीए को लाया गया, तो केंद्र के द्वारा जो है जो कानून बनाया जा सकता है वो केंद्र के द्वारा बनाने की कोशिश की गई है और बनाया गया है। मैंने जैसे बताया सीए का है, या फिर जो है धारा 370 और 35A को हटाने का मामला है, वो केंद्र ने कानून बनाए हैं। लेकिन लव जिहाद हो, गो हत्या पे बैन हो, या जनसंख्या नियंत्रण, वो स्टेट्स में जहां बीजेपी की सरकारें हैं उसको उस ढंग से लागू कराने की कोशिश है, क्योंकि ये संघ के एजेंडे में है। सर एक छोटी टिप्पणी, चूंकि अभी मानसून सेशन बिल्कुल सिर पे ही है और हमारे बहुत सारे दर्शक सेशन जब चल रहा होगा शायद तभी देख भी रहे होंगे इस एपिसोड को, कई लोग 2 और 3 दिन बाद देखते हैं। रीजिग पूरा हो गया, आपने कैबिनेट कमिटीज को भी काफी रिकंस्टिट्यूट कर दिया, बड़ी कमिटीज को छोड़ दें तो फिर बाकी कमिटीज में वो जो जहां जहां जिसको रखना चाहते थे, निकालना चाहते थे, कुछ एलाइज को बाहर किया गया, वो अब प्रैक्टिस पूरी खत्म हो गई, सरकार अब अपने नए स्वरूप में आ गई है और अब सेशन शुरू होने वाला है। सेशन में जब जाएगी सरकार, फिलहाल किसी एजेंडे की या किसी लाइन ऑफ एक्शन या थॉट की जानकारी पहुंची है सर आप तक? देखिए क्योंकि कई महत्वपूर्ण बिल पास करने हैं, वो सरकार के एजेंडे में है। 2 राउंड की बैठक राजनाथ सिंह ले चुके हैं नए मंत्रियों की। आज कुछ विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं राजनाथ सिंह, और जो फ्लोर मतलब नेता सदन बने हैं राज्यसभा में, पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत के बाद, उन्होंने भी तमाम नेताओं से मुलाकात की है, मल्लिकार्जुन खड़गे से की है, मनमोहन सिंह से की है, शरद पवार से मुलाकात की है। सरकार की कोशिश है कि अच्छे तरीके से सदन चले। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात जो है अभी अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक के अंदर कही है कि जो नए मंत्री हैं वो अच्छी तरीके से संसद के नियम और कानूनों को पढ़ लें, अपने मंत्रालय की जो जानकारियां हैं उसको अच्छे ढंग से इकट्ठा करें और संसद के अंदर प्रश्नों का जवाब दें, और सरकार के पक्ष को बेहतर तरीके से आप रखें, मजबूती के साथ रखना होगा। उन्होंने बहुत अच्छी चीज भी कही कि जब रोस्टर ड्यूटी होती है, संसद में रोस्टर ड्यूटी होती है केंद्रीय मंत्रियों की, उस रोस्टर ड्यूटी में आपको रहना होगा, आप छुट्टी मत लीजिए। आप जो है जब से मंत्री मंडल का विस्तार हुआ है तब से उन्होंने कह दिया था अपने मंत्रियों को अगले दिन बृहस्पतिवार को पिछले, कि आपको 15 अगस्त तक दिल्ली में रहना है। 13 अगस्त तक संसद है, 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से क्योंकि स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं और उसमें वहां आपको रहना है, तो 15 अगस्त तक आप दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे। अपने मंत्रालय के कामकाज को भी वहां पर देखिए, संसद भवन में जो आपके कमरे हैं वहां पर, और सांसदों से मिलिए, सांसदों के जो फीडबैक है, सांसदों का काम है, उनको देखिए। आपके मंत्रालय से संबंधित जो भी काम है उनको आप संसद भवन में ही निपटाइए, मतलब अपना मंत्रालय संसद भवन से चलाइए। तो एक अच्छी ये कह सकते हैं ज्यादा इफेक्टिव इस सरकार जो है इस मानसून सेशन के अंदर आपको नजर आएगी, और सरकार के कामकाज करने का तरीके में कुछ और अच्छा आपको नजर आने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है उनकी कार्यशैली बहुत डिफरेंट है। वो खुद भी संसद में लगातार बैठते हैं, हाउस में जिस दिन उनका हाउस होता है, लोकसभा या राज्यसभा में वहां जाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है वहां जाते हैं। अदरवाइज वो संसद भवन में अपने कमरे में लोगों से मिलते हैं, सांसदों से मिलते हैं, जिन लोगों की अपॉइंटमेंट होती है उनसे वहां संसद भवन में मिलते हैं ज्यादातर। अगर कोई ऐसा काम नहीं है कि वो संसद भवन के बाहर ही हो सकता है, कोई प्रोटोकॉल की चीजें हैं जो संसद भवन में नहीं हो सकती है, प्रधानमंत्री आवास या प्रधानमंत्री कार्यालय में हो सकती है, उसके अलावा वो संसद भवन को छोड़ते नहीं। और संसद भवन में वो रात को 10-10 बजे तक बैठते हैं, जब तक हाउस चलता है। हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री वहीं रहते हैं, बहुत से मंत्री चले जाते थे, प्रधानमंत्री संसद के अंदर रहते हैं। वो यही चाहते हैं कि आप अपना दफ्तर
वहीं से चलाइए, अगर जरूरी नहीं है तो संसद भवन को नहीं छोड़िए। ये और बड़ी दिलचस्प और नई जानकारी है शायद हमारे बहुत सारे दर्शकों के लिए, क्योंकि जो लोग टीवी से न्यूज कंज्यूम करते हैं वो तभी देख पाते हैं जब हाउस के अंदर आके पीएम बैठते हैं या वो कुछ कहते हैं, और फिर खबर भी चलती है कि आज पीएम बात करने वाले हैं। आपके मार्फत मुझे भी पहली बार पता चला कि पीएम इतना टाइम पार्लियामेंट को नहीं देते नहीं, हैं। सच में निखिल, और इतना टाइम देते हैं आप उसका अंदाजा लगाइए। वो संसद भवन में ही रहते हैं, और संसद भवन के दोनों सदनों के टेलीविजन, राज्यसभा और लोकसभा का, उनके टेबल के सामने होता है। वो संसद भवन की कार्रवाई पे पूरी नजर रखते हैं। कोई जरूरी निर्देश देना होता है तो वो जरूर देते हैं, लेकिन मुलाकात का दौर उनका संसद भवन में ही चलता है उस दरमियान ज्यादातर। मैंने कहा कि प्रोटोकॉल अगर कहीं है कि उनके वो जो भी काम है, अगर कोई मुलाकात है प्रोटोकॉल के तहत है, वो प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री आवास में ही हो सकती है। उसके अलावा जितनी मुलाकातें होती है, जितनी बैठकें होती है, मैक्सिमम यहां तक कि कैबिनेट की बैठक भी वो पार्लियामेंट एनेक्सी में होती है। ये आप ध्यान दीजिए कि वो प्रधानमंत्री आवास में बैठक नहीं होती है कैबिनेट की, वो संसद भवन के गलियारे में ही होती है। अच्छा, बिल्डिंग में एक होगी, सवाल एनेक्सी में। मतलब ये थोड़ा अप्रत्याशित था, मुझे नहीं मालूम था कि बात यहाँ जाएगी। एक अपरिपक्व लगने वाला सवाल हो सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में आ गया। आपने बताया कि पीएम देखते रहते हैं पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, और फिर उनको इंटरवेंशन होता है तो वो फीडबैक भी देते हैं। क्या कभी इस तरह की भी, अब ये चीज बाहर तो कैसे आएगी, लेकिन जो आपकी बातचीत होती होगी विद इन गवर्नमेंट और पार्टी, कभी ऐसा होता है कि पीएम ने कुछ टेलीविजन पे देखा और उनको तुरंत कुछ इंटरवेंशन करना, उन्होंने कोई चिट्ठी पहुंचाई हो कि अच्छा हाँ ये चल रहा है, ये मत बोलो या ये बोलो? देखिए, ऐसा बोलने बोलने में मेरे को नहीं लगता कि वो रोक टोक करते हैं किसी को। जिसको जो बोलना है पार्टी के तरफ से, सरकार की तरफ से, वो जवाब दे। लेकिन प्रधानमंत्री की नजर जरूर रहती है, कौन सा बिल चल रहा है, किस चीज पे डिस्कशन हो रहा है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सारी चीजें वो देखते हैं और मॉनिटर करते हैं खुद से। म्यूट रहता है टीवी, अगर जरूरत पड़ती है तो वो ऑडियो ऑन करते हैं, लेकिन ये सारी नजर उनकी बनी रहती है। और मैं फिर कहूंगा कि मैंने पिछले 15 साल के अंदर, 15 सालों में दो प्रधानमंत्रियों को काम करते देखा। मैंने अटल जी को नहीं देखा है। उनके काम करने की शैली डिफरेंट थी, जैसा मैंने सुना है जर्नलिज्म में, और कहीं बहुत सी इंफॉर्मेशन के। लेकिन मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। वो सदन चल रहा हो तो वो हाउस नहीं छोड़ते, और लगातार मंत्रियों से मिलते रहते हैं। किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए, वो अपॉइंटमेंट वहीं मिलेगी। इवन वो बीच में कई बार पत्रकारों से भी मिलते। लेकिन सदन है तो वो अपने कमरे में रहेंगे, और कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जहां उनको इंटरवीन करना है, कोई जवाब देना है तो ही है। और लोकसभा में और राज्यसभा में, मेरे ख्याल से राज्यसभा में उनका बृहस्पतिवार को होता है और लोकसभा में बुधवार या मंगलवार होता है प्रधानमंत्री के प्रश्नकाल का। वो दोनों दिन हाजिर होते, हाउस में जाते, पूरे प्रश्नकाल में वो वहीं बैठे मिलेंगे अपनी सीट। जवाब भले ही प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जितेंद्र सिंह ने, लेकिन प्रधानमंत्री वहां रहते हैं। इसके लिए कोई मतलब शंका नहीं होनी चाहिए कि उनके काम करने की शैली, और इसलिए वो ये अपने सांसद नए मंत्रियों को कह भी रहे हैं, भाई संसद भवन में ही रहिए, संसद भवन से ही अपने कार्यालय को चलाइए, वहीं सांसदों से मिलिए। अगर किसी सांसद का आपके मंत्रालय से रिलेटेड कोई फीडबैक है, कोई काम है, उनको वहीं मिल लीजिए। अपने ऑफिसर्स, अधिकारियों को जो है वहीं बुला लीजिए। तो ये एक अच्छी चीज है। करेक्ट, बिल्कुल। यही फायदा होता है हिमांशु जी आपसे बात करने का, कि जो टॉपिक हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हम इस पे बात करने वाले हैं, वो भी होता है, और साथ में इतनी दिलचस्प एनेक्डोट्स और किस्से कहानियां निकल आती हैं, जिसका जैसे मेरी सीमित समझ में तो हमें भान भी नहीं होता कि अच्छा ऐसा भी होता होगा। तो इसी तरह हम आपको तकलीफ देते रहेंगे। नहीं बोल रहा, मैं जो भी चीज कह रहा हूँ वो तथ्यों पे कह रहा हूँ और आंखों देखा कह रहा हूँ। मैं एक दिन की घटना बता सकता हूँ। शायद 11:15 बज रहे होंगे रात को, हम लोग संसद भवन में थे, हम लोग चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री वहीं थे।
ये रात 11:15 की घटना है और मेरे ख्याल से 2019 के चुनाव से पहले बजट सत्र की बात है। रात को 11:15 तक थे वो। तो जैसे अमूमन हम पत्रकारों की कई बार होता है कि ठीक है यार, आप किसी से क्या मिलेंगे रात को, चलो चलते हैं, अब कोई खबर तो है नहीं। सदन में 0 आवर चल रहा है, 0 आवर में तो जो मुद्दे हैं सांसद हमको भेज ही देते हैं, हमें पता ही चल जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री तब भी थे, ये बड़ी बात है। किसी प्रधानमंत्री के लिए सदन चल रहा हो, उस सदन में वो जरूर रहते। अमूमन अगर कोई काम है, कोई उनका टूर है, तो वो एक अलग विषय है, लेकिन जनरली जब भी हैं वो वहां रहेंगे सदन में, और यही उनकी एक खासियत है। चलिए ठीक है, इसी तरह की जो निटी ग्रिटीज हैं सरकार की, पार्टी की और तमाम दूसरे जो पहलू होते हैं नेता नगरी के, उस पर बात करने के लिए हम आपको सर दोबारा तकलीफ देंगे जब बात निकल के आती है बीजेपी की या यूपी के खास तौर पे। अब तो ज्यादा ही काम पड़ेगा आपसे हमारा, जब जब जैसे जैसे इलेक्शंस पास आते जा रहे हैं। शुक्रिया आज वक्त देने के लिए और अग्रिम शुक्रिया आने वाली बैठकों के लिए। कुछ कह रहे हैं सर आपको? मैं तो कहूंगा कल्याण सिंह के ऊपर देखना चाहिए। कल्याण सिंह बीमार चल रहे हैं, मुलायम सिंह बीमार है। एक ऐसी पीढ़ी जो यूपी के लिए मतलब वो पीढ़ी जिसने लंबे सालों तक यूपी का नेतृत्व किया है, चाहे वो कल्याण सिंह हो या मुलायम सिंह यादव, दोनों की तबीयत बहुत नासाज है। और दोनों पहली बार होगा कई सालों बाद कि जो है वो अपने कैंपेन में नहीं रहेंगे, चुनावी कैंपेन में। कल्याण सिंह तो 2017 में नहीं थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव कैंपेन कर रहे थे। पहली बार दोनों नेताएं जो हैं वो अलग होने वाले हैं, अलग मतलब कैंपेन से दूर रहेंगे। ये एक बड़ी घटना होगी इस यूपी चुनाव के। ठीक है, ऐसी घटनाओं का जिक्र होता रहेगा नेता नगरी में, तब तक वो दर्शक भी उन्हें देखेंगे, आपसे सुनेंगे तमाम दिलचस्प किस्से। लेकिन फिलहाल इस सेगमेंट को देते हैं विराम। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।